Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +1 class and this is our 12th lecture. In last lecture we have discussed about how to calculate the concentration of the particular solution. कोई भी solution आपको given है उसकी आप concentration को कैसे calculate कर सकते हैं. हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी पढ़े थे वहाँ पर. सबसे पहला फॉर्मूला था मास परसेंटेज का, मोलैरिटी था, फिर नॉर्मेलिटी था, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑल. Okay, in this lecture we will discuss about new topic that is एम्पेरिकल फार्मूला. कौन सा पढ़ेंगे हम? एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंटरकनेक्ट हो जाओ. जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें एक दो फार्मूले और हैं, वो आप नोट डाउन कर लो, वो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, वो आप नोट डाउन करेंगे. तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और उससे आपसे पूछ लिया जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला आप उसी में ही लिख लेना. इसको नोटबुक आपने निकाली रखी होगी. नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी एन से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ लिया क्लास में. ये किसके बराबर होती है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी. ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एसिडिटी और बेसिसिटी होते क्या हैं. बेस के लिए हम एसिडिटी लेते हैं और एसिड के लिए हम क्या लेते हैं? बेसिसिटी लेते हैं. ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है? नॉर्मेलिटी आ जाती है. ओके, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशन होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी. जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके पास कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, क्या कैलकुलेट कर रहा है? कैलकुलेट, क्या बोला गया है? कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है, क्योंकि कैपिटल एम किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की. मोलर बोला जाएगा. 2 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का और उसकी क्या कैलकुलेट करनी है? नॉर्मेलिटी. फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला लगेगा. तो क्या आएगा तुम्हारे पास? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है ये. तो इसका क्या लोगे आप? बेसिसिटी. इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? कितने एच पॉजिटिव आयन को ये डिस्प्लेस करेगा, रिलीज करेगा? 2 को. तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 2. तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास? 4 नॉर्मल. ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था कि जो नॉर्मेलिटी, अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, एक बार कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स के अंदर मोलैरिटी कैलकुलेट करवाता है वो, तो वहाँ पर आपको क्या गिवन होती है? डेंसिटी गिवन होती है. ठीक है, क्या गिवन होती है? डेंसिटी गिवन होती है और उससे आपसे क्या पूछ लेता है वो? मोलैरिटी पूछ लेता है. तो वहाँ से एक नया फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी का. मोलैरिटी, इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज भी गिवन होगी आपको. ठीक है, डेंसिटी भी गिवन होती है. डेंसिटी भी गिवन होती है. मल्टीप्लाइड कितना कर दोगे? 10 और डिवाइड में क्या कर दोगे? ग्राम मोलर मास. ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो वहाँ से आप पहले क्या करोगे? परसेंटेज से पहले आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, फिर डेंसिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, फिर तुम्हारे पास क्या आएगी? मोलैरिटी आएगी. तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे तो भी तुम्हारे पास क्या आ जाती है? मोलैरिटी आ जाती है. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, जो भी आपको डेंसिटी गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 10. ये छोटी सी ट्रिक है. डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ग्राम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा. ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा, तो वहाँ से आसानी से मोलैरिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सिंपल से फॉर्मूले और भी थे जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. बाकी जो न्यूमेरिकल्स, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं और किस तरीके से यूज होंगे. न्यूमेरिकल का जो लेक्चर होगा वो अलग से होगा. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला, एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि किसी भी फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलर फॉर्म. ठीक है, किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म. और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? उसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है. अगर कोई आपको बोल दे कि भाई बेंजीन है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 होगा. लेकिन अगर कोई कहे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी आएगी बेटा? CH. ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्मूले, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी? मोलिकुलर फॉर्मूला की. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे. मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला
ठीक है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, इट इज़ द, लिखो इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले की। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पूछ लें कि व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वो क्या बनेगा, CH बनेगा। ठीक है, और पूछ ले कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O2। हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है। ओके, तो H2O2 का हमें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ HO। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन परोक्साइड का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, मोलिकुलर फॉर्मूले की। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वो क्या है, एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है कि उसके अंदर किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कोई सल्फ्यूरिक एसिड बोल दे, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोल दे, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट दोनों सेम चीज़ होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी आपको पता है कि H2SO4 आएगा, हाइड्रोजन सल्फेट तो H2SO4 वही चीज़ है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोल दे C6H12O6। ओके, तो ये भी क्या रहेगा तुम्हारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला है, क्योंकि हर एक आपको पता है कि इस एलिमेंट के इतने एटम्स आएंगे ही आएंगे इसके अंदर। ओके, लेकिन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर आप ये कहता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार कि मोलिकुलर फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मोलिक्यूल। ठीक है, लिख लो बेशक से, इन अ मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर एग्जांपल में देखे बताए, एग्जांपल कि अगर कहे कि द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, C6H6 होता है। और मोलिकुलर फॉर्मूला कोई किसका बोल दे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो कितना हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला अगर कोई कह दे ग्लूकोज का, तो आप क्या बताओगे, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है हमारे पास। तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है हर एक एलिमेंट का, हमें पता है कार्बन के 6 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं, तभी तुम्हारे पास क्या बनता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक है, CH2O। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी जो N है, N क्या है, एनी इंटीजर, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ये। ठीक है, इंटीजर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, या फिर इसको सिंपल ये लिख लो कि जो n जो है वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। n का फॉर्मूला होता है आगे कि n जो है वो है क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये आपको ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है, कोई भी फैक्टर है ये, इंटीजर नहीं बोल सकते आप इसको, कोई भी फैक्टर है ये। ठीक है, n फैक्टर कोई भी फैक्टर हो सकता है, इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, मतलब किसके बराबर हो सकता है, ये मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मोलिकुलर फॉर्मूले पे कैसे पहुँच सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड करना उसको किसके साथ, n फैक्टर के साथ। अब जो n है वो किसके बराबर होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इससे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, इस बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, देखेंगे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ है अ कंपाउंड
कंपाउंड कंटेन्स, क्या क्या दे रखा है, कंपाउंड जो है उसके पास क्या है, कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या है, परसेंटेज दे रखी है, किसकी, कंपाउंड कंपोनेंट्स की। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कार्बन है और यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और उसका मास गिवन है, मोलर मास गिवन है उस कंपाउंड का। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर से देखो, कंपाउंड कंटेन्स परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन, कार्बन का इतना परसेंटेज गिवन है, और जो हाइड्रोजन है उसका 7.6% गिवन है। मोलर मास भी आपको गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें पहुंचना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला तक। ठीक है, और वो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा, उसके स्टेप्स होते हैं, तभी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर पाओगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नाम। ठीक है, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा उसका मास, एटॉमिक मास जो भी है उसका। ठीक है, यहाँ निकालोगे फिर आप मोल्स, ओके, यहाँ निकालोगे फिर आप रेशियो, और यहाँ पर आ जाएगी फिर सिंपल रेशियो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंपल रेशियो। मतलब सबसे पहले एलिमेंट का नाम, जो एलिमेंट है वो देखो कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक मास सबसे पहले तो, अच्छा परसेंटेज भी रह गई थी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं हम। यहाँ इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं एलिमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसकी परसेंटेज लिख देते हैं। ये तो हो गया, और परसेंटेज भी गिवन है ना, ये एलिमेंट एक परसेंटेज है। परसेंटेज कितनी गिवन है कार्बन की, 92.4, 92.4, ओके, और हाइड्रोजन की कितनी प्रेजेंट है, 7.6, 7.6, इतना परसेंट गिवन है। कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर कार्बन इतना प्रेजेंट और हाइड्रोजन इतना प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, हमें एटॉमिक मास लिखना है, किनके जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ओके, अब क्या निकालने हैं, मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ये परसेंटेज जो गिवन है 92.4 डिवाइडेड बाय 12, और ये कितना हो जाएगा, 7.6 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.7 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि रेशियो बनानी है। कैसे कि जो सिंपल जो रेशियो है ना, उससे आपको क्या करना है, सारी रेशियो को डिवाइड करना है। सारी रेशियो को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे ये क्या है, 7.7 है, तो सिंपल, तो इससे छोटी रेशियो कौन सी है, 7.6 है। 7.6 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा, सिंपल रेशियो, इसी को सिंपल रेशियो यहाँ लिख लो आप। क्या है, सिंपल रेशियो बनानी है, किसकी, मोल्स की सिंपल रेशियो। कि सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंपल रेशियो कैसे बनाओगे आप, कि जो भी आपको छोटी रेशियो गिवन है ना, उससे सारी रेशियो को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी, सिंपल रेशियो आ जाएगी। ठीक है, होल नंबर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो सीधी सी बात है, कार्बन के एटम्स कितने आ गए, 1, और हाइड्रोजन के भी एटम्स कितने आ गए, 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा बनाए यहाँ पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H1, या सिंपल इसको क्या लिख सकते हो तुम, CH। क्या लिख सकते हो, CH। ठीक है, अब बात आती है किसकी, मोलिकुलर फॉर्मूले की, क्योंकि हमें तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना। मोलिकुलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, N मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये चीज़ तो है हमारे पास, ये तो नहीं है, तो इसको भी लिखो। N इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलर मास यू हैव टू गिवन, दैट इज 78, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा है, ये है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो डिवाइड बाय कितना कर दोगे आप, 13 कर दोगे, तो ये 6 पे चला जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब देखो क्या निकालना था, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय CH। तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 6। तो इट इज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से सुन लो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऐसे ही टेबुलर फॉर्म बनेगी ऑलवेज,
तो पहले एलिमेंट का नाम लिखोगे, परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, उसका एटॉमिक मास लिखोगे, उसके मोल्स निकालोगे, फिर सिंपल रेशियो निकालोगे आप। ठीक है, ये रेशियो कैसे आ जाएगी, इनको आपस में डिवाइड करके। जो सिंपल रेशियो है, जो छोटी रेशियो है, उससे आप क्या करोगे, जो छोटे मोल्स आए हैं उनसे सारी रेशियोज को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, फिर ये सिंपल रेशियो आ जाएगी। और जो सिंपल आएगा, ठीक है, जो सिंपल चीज़ आएगी वही उसके क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको फिर रब कर देती हूँ, क्योंकि कार्बन यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला देखना था ना, मैं मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, वो कितना आ गया हमारे पास, C6H6 बेंजीन। और जो मोलिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो कौन सा आएगा इसका, CH, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, और N जो है, N वो क्या होता है, कोई भी फैक्टर है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम क्या कर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सेकेंड न्यूमेरिकल है वो करेंगे अब हम। मोल्स रेशियो, सिंपल रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें। ठीक है, देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये कह रहा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 4.07%, कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 24.27%, और क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 71.65%, और मोलर मास भी दे रखा है इसका। ठीक है, मोलर मास कितना दे रखा है इसका, 98.96। ओके, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। फिर से वही चीज़, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, एलिमेंट, फिर क्या आ जाएगा, परसेंटेज, उसके बाद क्या आ जाएगा, मास, सॉरी हाँ मास, एटॉमिक मास आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएंगे, मोल्स। ठीक है, मोल्स निकाल दिया आपने। फिर क्या आ जाएगी, मोलर रेशियो, या मैंने सिंपल रेशियो लिख दी थी। यहाँ पर आप सिंपल रेशियो के अंदर एक मैंने लिखा था ना लास्ट में, ये सिंपल रेशियो, उसमें आप उसको जो सिंपल रेशियो आएगी ना उसी को ही बना के लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। ठीक है, एक नया और जुड़ जाएगा तो थोड़ी सी बड़ी टेबल बन जाएगी यहाँ पर। ओके, तो क्या है, कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और क्लोरीन एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखो कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी गिवन है, 24.27%। ठीक है, 24.27%, और जो हाइड्रोजन है वो कितना प्रेजेंट है, 4.07%, और जो क्लोरीन है वो कितना प्रेजेंट है, 71.65%। ठीक है, ये हो गया। अब इनके मास लिख दो, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और क्लोरीन कितना होता है 35.5। ओके, 35.5। मोल्स निकालेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 24.27 डिवाइडेड बाय 2, इसकी सिंपल कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 2.2 लगा लो आप, 12 हो जाएगा। फिर से इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, ये तो फिर से इतना आ गया 4.07। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है, 35.5, इसकी भी रेशियो कितनी आ जाएगी 2। तो सिंपल हम लेकर इसको कितना बना सकते हैं, मतलब 2 से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी रेशियो को आपने क्या करना है, अब सिंपल रेशियो से डिवाइड करना है। क्या करना है, सिंपल रेशियो से डिवाइड करना है। तो सिंपल रेशियो यहाँ पर 2 ही है, तो 2 से कर देंगे हम इसको। तो मोलर रेशियो कितनी आ जाएगी, 2.2 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 1 आ गया ये। ओके, 4.07 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये क्या है 2 अपॉन में 2 इजिकल टू, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो सिंपल रेशियो यहाँ पर क्या आई 1 2 1। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो कितने आएंगे 1, हाइड्रोजन के कितने आएंगे 2, और जो क्लोरीन है उसके कितने एटम्स आएंगे 1 आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखेंगे आप, C1, H के कितने एटम्स आए हैं 2, और कौन है क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन भी कितना है 1 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH2Cl बन गया, CH2Cl, यही चीज़ बनेगी ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाएंगे मोलिकुलर का, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, N का फॉर्मूला क्या होता है बताया था आपको, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास कितना दे रखा है 98 अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मास निकालो पहले आप, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5। ठीक है, ये इतना आ जाएगा।
ठीक है। फिर 49.5 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये लेते हैं, 35 ले लेंगे तो 0.5 ये हट जाएगा यहाँ से, तो सिंपल क्या आ जाएगा 49। तो 49 हो गए, कितना आ गया 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सुनो मोलिकुलर फॉर्मूला किसके बराबर, n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और ये चीज़ हमने कैलकुलेट करी है यहाँ, कैसे कैलकुलेट करी है, n किसके बराबर होगा, पहले तो n निकाल लो, n किसके बराबर होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास कितना आ गया 49 और मोलिकुलर मास हमें गिवन था कितना था 98, तो 98 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 2। अब क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो किसके बराबर हो जाएगा n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 और मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है हमारे पास ऊपर लिखा ही हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय CH2Cl। तो अब 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और क्लोरीन फिर से कितने हो जाएंगे 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला जो पूछा गया था कि कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है C2H4Cl2, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है एग्जैक्ट। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH2Cl, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले की, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, ओके। इसके लिए हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होनी चाहिए, हमें मोल्स का पता होना चाहिए और फिर रेशो निकालनी आनी चाहिए। रेशो में क्या करोगे आप कि मोल्स निकालने के बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो आती है ना, जो छोटी से छोटी रेशो आती है उससे आपको क्या कर देना है, सारी रेशियोज को डिवाइड कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, अगर यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, रेशियो जो है अगर आपकी मोलर रेशियो फ्रैक्शन में आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उसको मल्टीप्लाई करके करो या जैसे भी है, मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को फिर क्या करना पड़ेगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पास क्या बनेगी सिंपल रेशो। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल ही आ रहा था, कोई भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो यही क्या हो जाएंगी इसकी सिंपल रेशो हो जाएंगी। यही सिंपल रेशो हो जाएंगी तो यही इनसे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसे सेम क्या कैलकुलेट कर लेंगे फिर मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर यही था, एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखा था हमने। अगर भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।